आप सबको मेरा नमस्कार। आज हम उपस्थित हुए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 कक्षा 10वीं विषय हिंदी का आदर्श उत्तर लेकर, और मैं हूं अंजलि सिंह, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भाद, DRG हिंदी, जिला अनूपपुर, मध्य प्रदेश। अब प्रश्नों की ओर हम बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। गिरिजा कुमार माथुर की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? ग्वालियर में, झांसी में, रीवा में, दिल्ली में? तो इसका उत्तर है झांसी। काव्य के भेद हैं 4, 3, 2, 5। तो इसका उत्तर है 2। संचारी भावों की संख्या होती है 33, 4, 9, 36। तो इसका उत्तर है 33। मन्नू भंडारी का बचपन बीता कहाँ बीता? काशी में, अजमेर में, जयपुर में, कानपुर में? इसका उत्तर है काशी में। हास्य रस का स्थायी भाव है ह्रास, मुस्कान, हास, उत्साह? इसका उत्तर है हास। भभूत लगाने से लेखक शिव पूजन सहाय बन जाते थे। क्या बन जाते थे? बम भोला, श्री राम, श्री कृष्ण, गणेश? इसका उत्तर है बम भोला। प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थान में सही शब्द चुनकर लिखिए। आत्मकथ्य कविता खालिस्तान गुण विद्यमान है? इसका उत्तर है, क्या भरेंगे इसमें हम? ओज और प्रसाद है तो इसमें हम भरेंगे प्रसाद। छाया मत छूना पाठ की विधा खालिस्तान है? कहानी है, यह कविता है, तो ये कविता है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व खालिस्तान कहलाते हैं? अलंकार या छंद? तो इसमें हम भरेंगे अलंकार। रस खालिस्तान के अंग होते हैं? रस के कितने अंग होते हैं? 4 या 9? तो इसका उत्तर है 4। राष्ट्रभाषा के रूप में फादर खालिस्तान को देखना चाहते थे? हिंदी को या अंग्रेजी को? तो इसका उत्तर है हिंदी। मातृक छंद में खालिस्तान की गणना की जाती है, जैसे कि मातृक से शुरू हुआ है, मातृक, मात्र मतलब मात्राओं की गणना की जाती है। माता का अंचल नामक अंश उपन्यास खालिस्तान से लिया गया है? देहाती दुनिया, दूसरी दुनिया? इसका उत्तर है देहाती दुनिया। प्रश्न 3, सही जोड़ी बनाइए या बनाकर लिखिए। तो सीधे सही जोड़ी आप लोग के सामने है उत्तर के रूप में। आत्मकथ्य जयशंकर प्रसाद, रस काव्य की आत्मा है, एक कहानी यह मन्नू भंडारी, नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश, रामचरितमानस महाकाव्य, माता का आंचल शिव पूजन सहाय। प्रश्न 4, सत्य असत्य लिखिए। गोपियां उधो को बड़भागी कह रही हैं? सत्य। महाकाव्य खंडकाव्य का ही महाकाव्य खंडकाव्य से बड़ा होता है? तो ये सत्य है, क्योंकि खंडकाव्य में एक घटना, एक पक्ष का वर्णन होता है, जबकि महाकाव्य में संपूर्ण जीवन के चरित्र का चित्रण होता है। तो ये सत्य है। फादर ने जिसेट संघ में धर्माचार्य की पढ़ाई की? असत्य। वाक्यम रसात्मक काव्यम, यह कथन आचार्य विश्वनाथ का है, तो ये क्या है? सत्य है। समास के 3 भेद होते हैं? ये क्या है? असत्य है। तारकेश्वर नाथ ही भोलानाथ थे, ये सत्य है। प्रश्न 5, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पाठ्य पुस्तक में संग्रहित सूरदास के पद सूरसागर के किस प्रसंग से लिया गया है? उत्तर, पाठ्य पुस्तक में संग्रहित सूरदास के पद सूरसागर के भ्रमर गीत प्रसंग से लिए गए हैं। वन के वैभव में क्या कूट कूट कर भरा है? इसका उत्तर है, वन के वैभव में शोभा और सौंदर्य कूट कूट कर भरा है। वीर रस का स्थायी भाव लिखिए। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। नाक किसका द्योतक होता है? नाक मान, सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक होता है। जार्ज पंचम की नाक में किस पर व्यंग किया गया है? इसका उत्तर है, जॉर्ज पंचम की नाक में सरकारी तंत्र पर व्यंग किया गया है। प्रश्न 6, मृग तृष्णा किसे कहते हैं? कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? इसका उत्तर है, मृग तृष्णा 2 शब्दों से मिलकर बना है, मृग व तृष्णा।
इसका तात्पर्य है आँखों का भ्रम, अर्थात जब कोई चीज़ वास्तव में ना होकर भ्रम की स्थिति बनाए उसे मृग तृष्णा कहते हैं। इसका प्रयोग कविता में प्रभुता की खोज में भटकने के संदर्भ में हुआ है। इस तृष्णा में फंसकर मनुष्य हिरण की भांति भ्रम में पड़ा हुआ है, भटकता रहता है। अथवा फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? इसका उत्तर, फागुन का महीना मस्ती से भरा होता है जो सारी प्रकृति को नया रंग प्रदान कर देता है। पेड़ पौधों की शाखाएं हरे हरे पत्तों से लद जाती है, लाल लाल कोपलें अपार सुंदर लगती हैं। प्रकृति ईश्वरीय शोभा को लेकर प्रकट हो जाती है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होती है। भक्ति काल की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो भक्ति काल की दो विशेषताएं, श्रृंगार तथा शांत रस की प्रधानता, मुक्तक तथा काव्य प्रबंध, अथवा प्रयोगवाद की कोई दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। प्रयोगवाद किसके अंतर्गत आता है? आधुनिक युग की कविताओं को 6 भागों में बांटा गया है, जिसमें से एक प्रयोगवाद भी है। प्रयोगवाद किसे कहते हैं? सन 1943 में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के नेतृत्व में एक आंदोलनकारी लहर उठी, उसे ही प्रयोगवाद कहा जाता है। प्रयोगवाद के जनक कौन है? अज्ञेय जी को माना जाता है। तो प्रयोगवाद की विशेषता, बुद्धिवाद की प्रधानता और निराशावाद की प्रधानता। बुद्धिवाद की प्रधानता, इस युग के कवियों ने भाव की अपेक्षा बुद्धि पर अधिक बल दिया है, इस कारण काव्य में कहीं कहीं दुरूहता आ गई है। निराशावाद की प्रधानता, इस युग के कवियों ने मानव मन की निराशा, कुंठा, हताशा का यथार्थ चित्रण किया है। प्रश्न 8, महाकवि सूरदास के काव्य की काव्यगत विशेषताएं लिखिए। उत्तर, सूर्य के कृष्ण प्रेम और माधुरी की प्रतिमूर्ति हैं, जिसकी अभिव्यक्ति बड़ी ही स्वाभाविक और सजीव रूप में हुई है, जो कोमल कांत पदावली, भावानुकूल शब्द चयन, सार्थक अलंकार योजना, संगीतात्मकता एवं सजीवता सूर्य की भाषा में है। उसे देखकर तो यही कहना पड़ता है कि सूर्य ने ही सर्वप्रथम ब्रजभाषा को साहित्यिक रूप दिया है। अथवा जयशंकर प्रसाद के काव्य की काव्यगत विशेषताएं लिखिए। जयशंकर प्रसाद का साहित्य जीवन की कोमलता, माधुर्य, शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। छायावाद कविता की अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम और शैली की लाक्षणिकता उनकी कविता की प्रमुख विशेषताएं हैं। इतिहास और दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी, जो उनके साहित्य में स्पष्ट दिखाई देती है। प्रश्न 9, गीतिका छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। गीतिका छंद एक मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 14 और 12 की यति से 26 मात्राएं होती हैं। अंत में क्रमशः लघु गुरु होता है, जैसे हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। इसके अलावा और भी दूसरा उदाहरण भी है, अगर इसका तो वो सही है। अथवा हरिगीत का छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। हरिगीत का 4 चरणों वाला एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16 व 12 के विराम से 28 मात्राएं होती हैं तथा अंत में लघु गुरु आना अनिवार्य है। अधिकांशतः यह छंद इस वंदना में प्रयोग किया जाता है। हरिगीतिका में 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है, जैसे श्री रामचंद्र कृपाल भज मन, हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजावरुण, कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवि नव, नील नीरज सुंदरम, पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि, नौमि जनक सुतावरम। ये एक उदाहरण है, और भी उदाहरण है। प्रश्न 10, अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। जहाँ किसी वस्तु का इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि सामान्य लोक सीमा का उल्लंघन हो जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, सारी लंका जरी गई कै निशाचर भाग। पड़ी अचानक नदी अपार,
राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। मतलब यहाँ जो पहला उदाहरण है, हनुमान की पूंछ में आग लगने के पहले ही सारी लंका का जलना और राक्षसों के भागने का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन होने से अतिशयोक्ति अलंकार है। और राणा इस पार सोच रहे हैं और चातक फिर नदी के उस पार चला गया। तो किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताना, सीमा का उल्लंघन करना क्या कहलाता है? अतिशयोक्ति अलंकार अथवा अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर, जहाँ उपमान के वर्णन के माध्यम से उपमेय का वर्णन हो वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। इस अलंकार में कोई बात सीधे रूप में न कहकर किसी के माध्यम से कही जाती है। जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति को लक्ष्य कर कही जाने वाली बात दूसरे के लिए कही जाए वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। या प्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत कथन का बोध हो वहाँ पे अन्योक्ति अलंकार होता है। इसको नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बिंध्यो आगे कौन हवाल। या माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काल ही हमारी बार। यहाँ पर अप्रस्तुत के वर्णन द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया गया है। अतः यहाँ अन्योक्ति अलंकार है। यहाँ उपमान, कली और भौरे के वर्णन के बहाने उपमेय राजा जयसिंह और उनकी नवोढ़ा नायिका की ओर संकेत किया गया है। फादर बुल्के को लेखक ने मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? इसका उत्तर, लेखक फादर बुल्के को लेखक ने मानवीय करुणा की दिव्य चमक इसलिए कहा है क्योंकि फादर के हृदय में मानव मात्र के प्रति करुणा की असीम भावना विद्यमान थी। उसके मन में अपने हर एक प्रियजन के लिए ममता और अपनत्व का भावना उमड़ा रहता था। वे लोगों को अपने आशीषों से भर देते थे। उनकी आंखों की चमक में असीम वात्सल्य तैरता रहता था। अथवा मनु भंडारी के पिता ने रसोई को मटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है? इसका उत्तर, मनु भंडारी के पिता का मानना था कि चूल्हे के संपर्क में आकर उनकी बेटी की प्रतिभा नष्ट हो जाएगी। रोटी पकाने से उसे देश तथा समाज की समझ विकसित नहीं होगी। वह वहां जाकर अपनी योग्यता को नष्ट कर देगी। संभवतः इसलिए लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना या मटियार कहकर संबोधित किया होगा। प्रश्न 12, कहानी और उपन्यास में दो अंतर लिखिए। कहानी का कथानक संक्षिप्त किंतु उपन्यास का कथानक विस्तृत होता है। कहानी में पात्रों की संख्या कम होती है, उपन्यास में पात्रों की संख्या अधिक होती है। अथवा नाटक और एकांकी में अंतर लिखिए। नाटक में कई अंक होते हैं किंतु एकांकी में एक अंक होता है। नाटक का आकार बड़ा होता है जबकि एकांकी का आकार छोटा होता है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के साहित्य की भाषा शैली लिखिए। उत्तर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की भाषा अत्यंत सरल, सहज एवं लोक भाषा की महक लिए हुए है। उन्होंने अपनी साधारण और सामान्य भाषा के माध्यम से असाधारण और असामान्य की अभिव्यक्ति बड़ी सफलता से की है। प्रस्तुत संस्मरण में लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने फादर कामिल बुल्के की चारित्रिक और व्यवहारिक विशेषताओं को उकेरा है। प्रश्न अगला, अथवा मनु भंडारी के साहित्य की भाषा शैली लिखिए। मनु भंडारी की भाषा सरल, सहज, स्वाभाविक और भावाभिव्यक्ति में सक्षम है। उनकी रचनाओं में बोलचाल की हिंदी भाषा के साथ साथ लोक प्रचलित उर्दू, अंग्रेजी, देशज शब्दों की बहुलता देखी जा सकती है। उन्होंने वर्णात्मक शैली के अतिरिक्त समास और संवाद शैली का भी प्रयोग किया है। प्रश्न 14, संधि विच्छेद का संधि का नाम लिखिए। मनोरथ और प्रतिदिन। उत्तर, मनोरथ मनः धन रथ विसर्ग संधि, प्रतिदिन कोई विच्छेद नहीं, कोई संधि नहीं। समास विग्रह कर समास का नाम लिखिए। ऋणमुक्त नीलकंठ। उत्तर, ऋणमुक्त ऋण से मुक्त तत्पुरुष समास। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, बहुब्रीहि समास। प्रश्न 15, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? उत्तर, माता पिता को अपने दोस्तों के बारे में बताकर या किसी रिश्तेदार के बारे में पूछकर, माता पिता के साथ नाना प्रकार के खेल खेलकर, माता पिता को कहानी सुनाने या कहीं घुमाने ले जाने की या अपने साथ खेलने को कहकर, माता पिता के साथ विभिन्न प्रकार की बातें करके अपना प्यार व्यक्त करते हैं। अथवा जाज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थी?
जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन पत्रकारों को शायद अपनी बड़ी भूल का एहसास हो गया था। उस दिन केवल एक गुमनाम आदमी की नाक नहीं कटी थी, बल्कि पूरे हिंदुस्तान की नाक कट गई थी। इसलिए उस दिन शर्म से अखबार वाले चुप थे। प्रश्न 16, खंड काव्य की परिभाषा लिखते हुए किन्हीं दो खंड काव्य के नाम एवं उनके रचयिता के नाम लिखिए। उत्तर, जब किसी लोकनायक के जीवन के किसी एक अंश या खंड पर आधारित काव्य की रचना की जाती है उसे खंड काव्य कहते हैं। खंड का पंचवटी सुदामा चरित, रचनाकार का नाम मैथिली शरण गुप्त नरोत्तम दास। अथवा महाकाव्य के बारे में लिखते हुए किन्हीं दो महाकाव्य के नाम एवं उनके रचयिता के नाम लिखिए। उत्तर, महाकाव्य में किसी महापुरुष के समस्त जीवन की कथा होती है। उसमें कई सर्ग होते हैं। मूल कथा के साथ प्रासंगिक कथाएं भी होती हैं। महाकाव्य का प्रधान रस श्रृंगार, वीर अथवा शांत होता है। महाकाव्य और रचनाकार, महाकाव्य का नाम रामचरितमानस, गोस्वामी तुलसीदास, कामायनी जयशंकर प्रसाद। रामचरितमानस भक्तिकाल का महाकाव्य है और कामायनी आधुनिक युग का। मुहावरों का अर्थ एवं वाक्यों में प्रयोग कीजिए। लू उतारना, आग बबूला होना। उत्तर, मुहावरा है लू उतारना, अर्थ है पीठ पीछे किसी की बुराई करना। वाक्य में प्रयोग, राजू मोहन के सामने तो उससे मीठी मीठी बातें करता है, लेकिन मोहन की अनुपस्थिति में राजू सबके सामने मोहन की लू उतारता रहता है। आग बबूला होना, अत्यधिक क्रोधित होना। राधा जरा सी बात पर सीता पर आग बबूला हो गई। और भी स्वविवेक से लिख सकते हैं। अथवा लोकोक्ति का अर्थ एवं परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। किसी विशेष स्थान पर प्रसिद्ध हो जाने वाले वाक्य को लोकोक्ति कहते हैं, लोगों द्वारा कही उक्ति। लोकोक्ति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक धन उक्ति, लोकोक्ति। अर्थात ऐसी उक्ति जो किसी क्षेत्र विशेष में किसी विशेष अर्थ की ओर संकेत करती है, लोकोक्ति कहलाती है। लोकोक्तियों को कहावत कहते हैं, सूक्ति आदि नामों से जाना जाता है। उदाहरण, एक दिन बात ही बात में श्याम ने कहा, मैं अकेला ही कुआं खोद लूंगा। इस बात पर एक व्यक्ति ने हंसकर कहा, व्यर्थ बकबक करते हो, अकेला चना भाड़ नहीं फुरता। प्रश्न 18, मेरे जीवन का उद्देश्य विषय पर अनुच्छेद लिखिए। इस दिशा में मैं कुछ सार्थक कदम जरूर उठाना चाहूँगा। मेरे लक्ष्य में देश और समाज की सेवा का भाव निहित है। सभी लोग, विशेषकर निर्धन लोगों को चिकित्सा तथा अच्छे स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देकर मैं निश्चय ही आत्मसंतुष्टि प्राप्त करूँगा। समाचार पत्रों व दूरदर्शन अथवा अन्य माध्यमों से जब मुझे इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि देश के गांवों में प्रतिवर्ष हजारों लोग कुपोषण के कारण तथा उचित चिकित्सा के अभाव में मृत्यु के शिकार हो जाते हैं, तो मुझे वास्तव में बहुत दुख होता है। यह निश्चित ही देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी कि मैं अपने देश और देशवासियों के लिए अपना योगदान कर सकूंगा। दूसरी ओर एड्स जैसी कई बीमारियां ऐसी हैं जिनके बारे में समाज को जागरूक बनाना आवश्यक है। मुझे विश्वास है कि मेरे इस जीवन के लक्ष्य में गुरुजनों, सहपाठियों व माता पिता सभी का सहयोग प्राप्त होगा। ईश्वर मेरे इस नेक कार्य व मेरे लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में मेरी सहायता करेंगे, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं खुद भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। अथवा परीक्षा की तैयारी पर दो मित्रों के बीच होने वाले संवाद को लिखिए। अब संवाद क्या हो रहा है यहाँ पे परीक्षा के लिए दो मित्रों के बीच में? इसमें दो पात्र हैं, अभिषेक और रितेश। उनकी बातें सुनते हैं। अभिषेक, अरे मोहन, कल से वार्षिक परीक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं। रितेश, हाँ दोस्त, सही है। अभिषेक, इस बार परीक्षा की तैयारी कैसी हो रही है? रितेश, मैंने अपने सामर्थ्य के अनुसार तो कर ली है, किंतु अर्धवार्षिक परीक्षा में प्राप्त कम अंकों का डर अभी भी सता रहा है, और वो तो इस परीक्षा में जुड़ने भी हैं। अभिषेक, यह तो बिल्कुल सही है। अर्धवार्षिक परीक्षा में तुम्हारे बहुत ही कम नंबर आए थे, बस वापस पास ही हो पाए थे। रितेश, और तुम बताओ, तुम्हारी तैयारी कैसी है? अर्धवार्षिक परीक्षा में तो पूरे विद्यालय में तुम्हारे ही सर्वाधिक अंक आए थे। अभिषेक, हाँ बात तो सही है तुम्हारी, यही कारण है कि मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम्हारी तैयारी कैसी है। यदि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूँ तो अवश्य बताना, मुझे अत्यधिक खुशी होगी यदि तुम परीक्षा में अच्छा करो। रितेश, तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है, किंतु इस बार मैंने भी खूब तैयारी की है। हाँ, गणित में मुझे कुछ संशय है, जिसके संबंध में मैं तुम्हारा मार्गदर्शन अवश्य लूँगा। अभिषेक, हाँ हाँ, क्यों नहीं,
गणित के प्रश्न पत्र से पहले 2 दिन का दशहरा का अवकाश भी है, उन 2 दिन हम साथ में बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं। रितेश, हाँ ये सही रहेगा, उन 2 दिनों में हम मिलकर पढ़ाई कर लेंगे ताकि मुझे कोई संशय ना रहे और गणित का डर भी मन से निकल जाए। प्रश्न 19, अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न का उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो उस अपठित गद्यांश को आपने पढ़ा है, उसमें से जो भी महत्वपूर्ण आपको शीर्षक लगे, उचित लगे, उपयुक्त लगे, तो हमने यहाँ पे अनमोल शरीर लिया है। और दूसरा प्रश्न इसमें आता है कि अनमोल क्या है, तो इसका उत्तर है मनुष्य का शरीर अनमोल है। अनमोल एवं स्वस्थ का विलोम शब्द लिखिए। शब्द अनमोल स्वस्थ, तो अनमोल का विलोम मोल, स्वस्थ का अश्वस्थ। अथवा अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो हमने यहाँ पे दिया है श्रम का महत्व, और इसी से दूसरा प्रश्न पूछता है कि श्रम का क्या महत्व है। श्रम करने से गरीबी समाप्त हो जाती है, श्रम करने से स्वाभिमान जागृत होता है। उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। श्रम करने वाले को कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। श्रम रूपी सीपी में ही मोती बनता है और स्वाभिमान रूपी दीप प्रज्वलित होता है। श्रम करने से गरीबी समाप्त हो जाती है। आलस्य भाव का परित्याग कर तुम्हें जागृत होकर श्रम को अपनाना चाहिए। प्रश्न 20, काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के राम लक्ष्मण परशुराम पाठ संवाद से परशुराम संवाद पाठ से अवतरित है, जिसके कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। प्रसंग, लक्ष्मण और परशुराम ने सीता स्वयंवर पर शिवजी के धनुष टूट जाने पर विवाद का चित्रण किया है। व्याख्या, लक्ष्मण ने कहा है, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, यह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से भली भांति ऋण मुक्त हो चुके हो। गुरु का ऋण आप पर रह गया है, जिसका आपके मन पर बड़ा बोझ है। आपको उसकी चिंता सता रही है। वह ऋण मानो हमारे ही माथे निकाला था। बहुत दिन बीत गए, उसमें ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। आप किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लाइए तो मैं थैली खोलकर तुरंत उधार चुका दूं। विशेष छंद चौपाई, भाषावधि, व्यंग्य का सुंदर चित्रण। अथवा प्रस्तुत पदखंड पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के उत्साह नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। कवि ने इस कविता में बादलों का आह्वान किया है। प्रसंग, व्याख्या, कवि बादलों का आह्वान करते हुए कह रहे हैं कि हे बादल, पूरे आकाश को घेर लो, गर्जना करो। तुम सुंदर और घुंघराले काले बालों वाले हो, जैसे किसी बालक की कल्पना को साकार कर रहे हो। तुम अपने हृदय में बिजली की चमक लिए हुए हो, उन सब को नया जीवन प्रदान करते हो। तुम्हारे भीतर वज्र की सी शक्ति निहित है। इस संसार में अपनी गर्जना से मनुष्य में नवचेतना का संचार करो। हे बादल, तुम गरजो। विशेष छायावती कविता की सुंदर अभिव्यक्ति की गई है। मानवीकरण अलंकार, घेर घेर घोर में अनुप्रास अलंकार है। ललित ललित में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और भाषा खड़ी बोली है। प्रश्न 21, गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। संदर्भ, प्रस्तुत गद्य खंड क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड के नेताजी का चश्मा नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक स्वयं प्रकाश हैं। प्रसंग, व्याख्या एवं विशेष क्या है, विद्यार्थी स्वविवेक से लिखने पर अंक दिए जाएंगे। अथवा संदर्भ, शीर्षक बाल गोविंद भगत, लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी। प्रसंग, व्याख्या एवं विशेष विद्यार्थी के स्वविवेक से लिखने पर दिए जाएंगे। प्रश्न 22, अपने विद्यालय के प्राचार्य महोदय को स्थानांतरण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। उत्तर, सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भाद मतलब डैश डैश आपका जो भी विद्यालय है वो, जिला डैश मध्य प्रदेश, विषय स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र। महोदय,
निवेदन है कि मेरे पिताजी का स्थानांतरण जबलपुर हो गया है। मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10वीं का नियमित विद्यार्थी हूँ। मैं आगे की पढ़ाई अपने पिताजी के साथ जबलपुर में रहकर करना चाहता हूँ। अतः निवेदन है कि मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा करें। दिनांक 2/12/2021। प्रार्थी अ ब स कक्षा 10। अथवा वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आने पर अपने मित्र को बधाई पत्र लिखिए। सिविल नगर जबलपुर 2/12/2021। प्रिय मित्र रामचरित्र। हमारे जो प्रिय जो मित्र हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, उनका नाम हम लिख सकते हैं यहाँ पे। सप्रेम नमस्कार। कल मुझे जैसे ही पता चला कि तुम वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किए हो, मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। ईश्वर से प्रार्थना है कि तुम्हें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इसी प्रकार सफलता प्राप्त होती रहे। एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई प्रिय मित्र। घर पर सभी बड़ों को प्रणाम एवं छोटों को मेरा स्नेह देना। तुम्हारा मित्र या तुम्हारी सहेली XYZ। प्रश्न 23। किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में सारगर्भित निबंध लिखिए। 120 शब्दों में लिखना है। तो कौन से टॉपिक हैं ये, कौन से बिंदु हैं ये निबंध के लिए? तो पहला है कोविड-19, दूसरा है मेरे सपनों का भारत, तीसरा है विद्यार्थी जीवन और अनुशासन, चौथा है विज्ञान के बढ़ते चरण, पांचवा है साहित्य की समाज में उपयोगिता। ये पांचों जो टॉपिक दिए हुए हैं, 5 जो बिंदु दिए हुए हैं निबंध के, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और फिर कोविड-19 तो हमारे जीवन चक्र में अभी चला ही आ रहा है, जिसको हमने झेला है, भोगा है और देखा है, उसको एहसास भी किया है, देखा भी है आँखों से। तो इसके बारे में हम बहुत अच्छी रूपरेखा देकर कोविड-19 के लिए लिख सकते हैं। अपने सपनों का भारत, जो भारत की विशेषता है, उसकी अच्छाइयाँ हैं, उसकी जो भी कमियाँ हैं, जो भी महानता है, उस सब को हम रूपरेखा देकर लिख सकते हैं। विद्यार्थी जीवन और अनुशासन, जो विद्यार्थी है उसका जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो क्या है? अनुशासन। तो इसके लिए भी रूपरेखा बनाकर बढ़िया निबंध लिखिए। विज्ञान के बढ़ते चरण, साहित्य की समाज में उपयोगिता, साहित्य की समाज में क्या उपयोगिता है उसके लिए भी रूपरेखा देकर बहुत बढ़िया निबंध आप लोग सभी विद्यार्थी स्वविवेक से लिख सकते हैं इस विषय पर, किसी एक टॉपिक पर, किसी एक बिंदु पर। तो यहीं पर हमारा निबंध समाप्त होता है, हमारा निबंध का ये टॉपिक समाप्त होता है। साथ ही अर्धवार्षिक परीक्षा का विषय हिंदी का जो प्रश्न पत्र का आदर्श उत्तर लेकर हम आए थे वो भी यहाँ पे समाप्त होता है। इसमें कुछ त्रुटियाँ भी हो सकती हैं, कुछ कमियाँ भी हैं, उसको आप उस कमियों को पूर्ण करके इसको संपूर्ण बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।